दोस्तों, एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए 3 माह से भी कम समय बचा है। पिछले वीडियो में हमने मुख्य परीक्षा से संबंधित बुक्स और पढ़ने के तरीके पे चर्चा किया। अब जिन विद्यार्थियों की तैयारी हो चुकी है उनके लिए तो शुभकामनाएं, किंतु कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो पहली बार प्री एग्ज़ाम निकलेंगे और जिन्होंने प्री के हिसाब से ही पढ़ा है, हमेशा मेन मुख्य परीक्षा के हिसाब से कभी तैयारी नहीं की। अब ऐसे विद्यार्थी जो पहली बार मुख्य परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और जो तैयारी भी 3-4 महीने के दायरे में ही रह के कर रहे हैं प्री एग्ज़ाम के बाद, उन्हें ये लग सकता है कि हम मुख्य परीक्षा की दौड़ से बाहर हैं, किंतु वो ऐसा कतई न सोचें। यदि वो स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे तो वो मुख्य परीक्षा की दौड़ में बिल्कुल हैं और मुख्य परीक्षा में कम समय में भी अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यदि आपने पिछले 1 साल से जब पढ़ा हो तभी अच्छे नंबर आएँ। हाँ, ये बात अलग है कि यदि आपने डिटेल में पढ़ा है तो थोड़ा सा 4 चांद तो लग जाते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम उन विद्यार्थियों को बताएंगे कि जो अब लिमिटेड पीरियड में लगभग 3 महीने का जो समय बचा है, थोड़ा बहुत पढ़ के रखा होगा, उस पीरियड पे हम किस तरीके से पढ़ें कि हमें मैक्सिमम आउटपुट मिले। तो उसका तरीका यह है, सिंपल है, आप सबको पता है, स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी है क्या? आपके पास जो लिमिटेड टाइम पीरियड बचा है और जो लिमिटेड रिसोर्सेज बचा है, उसको हम किस तरीके से यूटिलाइज़ करें कि हमको मुख्य परीक्षा में मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। यहाँ मैक्सिमम आउटपुट का तात्पर्य मैक्सिमम अंकों से है, नंबरों से है। तो उसके 5-6 तरीके हैं। अब हम उन तरीकों पर डिस्कस करेंगे जो मेरे अकॉर्डिंग यदि आप करेंगे तो निश्चित तौर पे उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं आपको फिर से बता दूँ, ये जो लिमिटेड पीरियड में तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने पहले से तैयारी करके नहीं रखी है, उनके लिए है। जिनकी विस्तृत तैयारी हो चुकी है मुख्य परीक्षा की, वो अपना पूर्व रणनीति बिल्कुल फॉलो करें, अपने तरीके से करें। लेकिन अब जो पहली बार हैं और जो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम इतने कम समय में कैसे करें, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है कि हम एक यूनिट को लेके चलते हैं तो दूसरी यूनिट रह जाती है, या एक पेपर को लेके चलते हैं तो दूसरा पेपर रह जाता है, तो उनके लिए मैं तरीका बता रहा हूँ। तो सबसे पहली बात है सिलेबस। सिलेबस आपका गुरु होता है। सिलेबस पे आप हमेशा नज़र रखें। सिलेबस आपकी टेबल पे होना चाहिए। उसमें कुछ वर्ड्स तो मेन सिलेबस में आप देखेंगे कि कुछ ज्यों का त्यों कई बार पूछ लेता है। फॉर एग्जांपल, है ना, WHO के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा है और वो पूछ ही लेता है। इसी तरीके से GIS है, GPS है, मतलब कुछ क्वेश्चन जो है डायरेक्टली सिलेबस से पूछे जाते हैं। तो आपको सिलेबस पे पैनी नज़र रखना है। दिन में एक बार सिलेबस को ज़रूर देखना है, उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। आपको ये भी पता चलेगा कि आपको किन किन एरियाज, सिलेबस के किन किन एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। फिर बात आता है ओल्ड क्वेश्चन पेपर। ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने सिलेबस हैं। इससे आपको पता चलता है कि किस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। विशेष रूप से 3 मार्कर में, 5 मार्कर में, 11 मार्कर में जो नया पैटर्न है 2020 का, उसमें किस तरीके से प्रश्न आ सकते हैं। इसके लिए आपको 2014 से लेके, क्योंकि 13 तक तो सब्जेक्ट वाइज था, 2014 से लेके 2019 तक के पेपरों पे नज़र डालना है। उनको कोशिश करना है कि यदि आप 14 से लेकर 19 तक के पेपर एक बार सॉल्व कर लेते हैं, हल कर लेते हैं, तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको पूरा पता भी चल जाएगा। 19 को लेके आप ज़्यादा बेटर तरीके से देखें, बाकी शुरू करें 14 से लेके। हाँ, कुछ जो है सिलेबस के कुछ पोर्शन जो अलग किए जा चुके हैं, जैसे आप फर्स्ट पेपर के खंडा में वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो वर्ल्ड हिस्ट्री अलग किया जा चुका है, उन प्रश्नों को आप ना देखें। फिर तीसरी बात आती है कि आपका जो बुक्स हैं या कोर्स मटेरियल है उसको लिमिटेड रखें। अब चूंकि जो आप नए विद्यार्थी हैं वो इस भ्रम में ना रहें कि हम मोटी मोटी किताबें एम लक्ष्मीकांत पढ़ लें लिमिटेड पीरियड में, या फिर आप स्पेक्ट्रम पढ़ लें हिस्ट्री के लिए। आपके पास जो भी कोर्स मटेरियल है उस पर आप विश्वास रखें। अपने लिमिटेड कोर्स मटेरियल पे आप एक टॉपिक के लिए एक ही किताब देखें, कई जगह मल्टीपल सोर्सेस की तरफ ना जाएँ। यही तरीका एकमात्र बचा है मुख्य परीक्षा लिमिटेड टाइम में निकालने का। तो आपको याद रखना है कि आपको जो कोर्स मटेरियल है, बुक्स है, उसको सीमित मात्रा में लिमिटेड रखना है। इसमें भटकाव की स्थिति नहीं होना चाहिए। चौथा बात आता है कि आपको सिलेबस करना तो है, लेकिन सिलेबस के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देना है। फॉर एग्जांपल, यदि हम पहले पेपर की चर्चा करें तो पहले पेपर का खंड जो है इतिहास। अब इतिहास में भारतीय इतिहास लिखा हुआ है। इसमें एंशिएंट इंडिया में क्या लिखा हुआ है? भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास, हड़प्पा सभ्यता से 10वीं सदी तक। अब ये तो पूरा एंशिएंट इंडिया हो गया। लेकिन यदि हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो इसमें जब आप एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं तो हड़प्पा एज है, फिर वैदिक काल है जिसमें पूर्व और उत्तर वैदिक काल आ जाएंगे, फिर डायरेक्ट मौर्य पीरियड है, फिर गुप्त पीरियड है,
बीच में आप कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे आप कुषाण काल वाला देख सकते हैं, हर्षवर्धन वाला देख सकते हैं, राजपूत काल थोड़ा सा देख सकते हैं, और बहुत सारे छोटे छोटे वंश हैं, उनमें उतने ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटी कम है। आएंगे भी तो 3 मार्कर हो सकता है आ जाए, लेकिन जो मेन टॉपिक है उनको आपको किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना है। इसी तरीके से मिडिवल जो इंडिया है उसमें दिल्ली सल्तनत और मुग़ल काल दोनों है, लेकिन मुग़ल काल को स्पेशल फोकस किया है इन्होंने, इसलिए उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसी तरीके से मध्य प्रदेश को ज़्यादा चूँकि फोकस किया है, इसलिए इस पर भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। पेपर फर्स्ट के ही खंड बा में यदि बात करें हम भूगोल की, तो इसमें भी मध्य प्रदेश और भारत के भूगोल पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही चूँकि जल और आपदा प्रबंधन पे एक अलग ही यूनिट है, तो इस पे भी फोकस करना ज़रूरी है। यूनिट 5 जो है खंड बा की भूगोल की आधुनिक टेक्निक, जिसमें सुदूर संवेदन, रिमोट सेंसिंग है, जीपीएस है, जीआईएस है, तो ये चीज़ें तो डायरेक्टली पूछी जाएंगी, तो ये ज़रूर इनको आपको करना ही करना चाहिए, इसमें छोड़ने का कोई गुंजाइश नहीं है। इसी तरीके से हम सेकंड पेपर की बात करें, उसके पार्ट फर्स्ट की पॉलिटी की बात करें, तो कुछ चीज़ें हैं जो आती ही आती हैं, जैसे आपका निर्वाचन आयोग है यूनिट 2 का, नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, यूपीएससी है, एमपीएससी है, नीति आयोग है, ये बिल्कुल करना ही करना है। इसी तरीके से आपका सीबीओ है, एनजीओ है, एसएचजी है, मीडिया की भूमिका है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट सोशल मीडिया। फिर अभी जो यूनिट 4 में जो है खंडा में पॉलिटी में जुड़ा हुआ है भारतीय राजनीतिक विचारक, जो कि पहले एथिक्स के पेपर में था, कौटिल्य, महात्मा गांधी है, इनमें इनको करना ही करना है आपको, है ना। इसी तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पोर्शन यूनिट 5 में जुड़ा है, उनको किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना है। पेपर सेकंड के ही खंड बा में बात करें हम अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र की, तो उसमें भी मध्य प्रदेश वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करना चाहिए। यूनिट 3 में जो शिक्षा है, मानव संसाधन विकास, वो डायरेक्टली पूछ लेता है। यूनिट 5 में जो है जैसे WHO है, उद्देश्य संरचना कार्य कार्यक्रम, ये डायरेक्ट लिखा है तो ये तो शब्द से पूछ लेता है। इसी तरीके से थर्ड पेपर की बात करें तो जो आपकी यूनिट 1, 2, 3 है, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पे है, तो उसमें जो टॉपिक्स लिखे हैं उनको ही फोकस करें। जैसे कार्य बल ऊर्जा है, फिर आपको ध्वनि है, विद्युत है, चुंबक है, प्रकाश है, उष्मा है, तो उनको ही आप फोकस करें, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ें। यानी कि आपने कोई किताब या लूसेंट उठाया और पढ़ डाला, ऐसा ना करें, सिलेबस के अकॉर्डिंग जाएँ। इसी तरीके से केमिस्ट्री में है तत्व तो है, यौगिक है, मिश्रण है, ठीक है। इसी तरीके से बायो का पोर्शन है, फिर कंप्यूटर का पोर्शन है। यूनिट 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संक्रामक रोग और आयुष वाला जो सिस्टम है पूरा। यूनिट 7 में जो पूरे इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो इसरो हो, चाहे बार्क हो, चाहे DRDO हो, तो ये इन पे आपका फोकस अधिक रहना चाहिए। साथ ही एनर्जी के जो रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, इन्वॉल्वमेंट वाला पोर्शन है, इन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसी तरीके से आप इसमें जो एथिक्स का पेपर है, आप विचारक, दार्शनिक विचारक छांट लें, उनकी रचनाओं पे बिल्कुल फोकस कर लें और उनके मेन जो विचार हैं उस पे फोकस करें आप। जब आप उनके सिद्धांत लिखेंगे, उनके विचार लिखेंगे और उनकी रचनाओं का रेफरेंस देंगे, तो आपके उत्तर जो हैं ज़्यादा ऑथेंटिक होंगे। तो आपको सिलेबस के इम्पॉर्टेंट पढ़ना पूरा है, लेकिन कोशिश करना है कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे ज़्यादा फोकस आपको करना है। अब आपके पास जो भी कोर्स मटेरियल है, या किसी कोचिंग के नोट्स हैं, या किसी अच्छे स्टूडेंट्स के नोट्स हैं जिन्होंने पूर्व के एग्ज़ाम में टॉप किया है, लेकिन इन सब के बावजूद आप तब तक आपके लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होगा जब तक आप स्वयं कीवर्ड्स में नोट्स ना बनाएं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इतने कम समय में नोट्स बनाया जाना संभव है? तो अभी आपको फुल लेंथ नोट्स नहीं बनाने हैं। आपके पास जो किताबें हैं उनमें आप अंडरलाइन कर लें, उससे ही पढ़ें, लेकिन कीवर्ड्स वाले नोट्स आप बनाएं, ताकि उससे क्या होगा कि आप कम समय में रिवाइज़ कर पाएंगे और 3 मार्कर 5 मार्कर में वो विशेष रूप से उपयोगी होंगे। आपके जो 11 नंबर वाले प्रश्न हैं उसमें भी वो काम आएंगे। तो आपको नोट्स फुल लेंथ नहीं बनाना, टाइम ही नहीं है, लेकिन आपको कीवर्ड्स नोट्स जिसको कहते हैं हम, वो ज़रूर बनाना है। राइटिंग प्रैक्टिस आपको ज़रूर करना है, क्योंकि राइटिंग का एग्ज़ाम है, मुख्य एग्ज़ाम। तो अभी यदि आपका सिलेबस कुछ बचा है, नहीं हो पाया है, क्योंकि नए स्टूडेंट हैं, पूरा नहीं हो पाया होगा, तो उनको सीमित समय में लिखना है। मतलब डेली आप 3 मार्कर 3-4 लिख लें, 5 मार्कर 2 लिख लें, 11 मार्कर 1-2 लिख लें, ये प्रैक्टिस करते रहें। पुराने ओल्ड क्वेश्चन पेपर आप जब लगाएंगे तो उससे भी आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होगी। लेकिन जैसे ही आप जो है सितंबर के लास्ट तक जाते हैं, तब आपको जो है फिर एक खंड वाला करना पड़ेगा। 1.5 घंटे का पार्ट 1 करें, पार्ट 2 करें, और बाद में फिर आप अक्टूबर तक आते आते जो है फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। तो राइटिंग प्रैक्टिस अनिवार्य है, खाली पढ़ने से भर सारा चीज़ें कवर नहीं होंगी, क्योंकि आपको वहाँ लिखना है। और जब तक आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मुख्य परीक्षा कम शब्दों में अधिक बात कहने की कला है, तो वो कला आपको तब आएगी जब आप इसकी
प्रैक्टिस करेंगे और अंत में आप किसी भी संस्थान की या किसी भी इंस्टीट्यूट की या अपने मित्रों के बीच की टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगाएं। टेस्ट सीरीज़ से क्या होता है, एक माहौल बनता है, आपको पता रहता है कि आप कितने पीरियड में आपका क्या क्या गलतियां हैं, और टेस्ट सीरीज़ में जो आपको गलतियां समझ में आए कि कहाँ आप गलती कर रहे हैं, आप टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम जा रही है या फिर आपको किस पोर्शन में ज़्यादा दिक्कत जा रही है, किस पेपर में, उसके अकॉर्डिंग आप अपना सुधार करते चलें, तो आपकी का जो मुख्य परीक्षा वो निखरती जाएगी और आपका प्रदर्शन जो है अच्छा बनेगा। लेकिन आप टेस्ट सीरीज अंत में जो है, भले ही अभी यदि आप ना पढ़ पाए हो तो ना करें, अक्टूबर से शुरू करें, लेकिन ये ज़रूर करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि यदि इन सभी तरीकों को आप फॉलो करेंगे, जिसको हम स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं, तो आप कम समय में भी मुख्य परीक्षा में सफल हो सकते हैं। आप सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं।